नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा जाना था, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तन के जो है नियम जानेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे ये कोई जो है माध्यम है एक, ठीक। ये कोई पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो क्या होता है इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए ये एक काल्पनिक जो है रेखा है, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये इस माध्यम से जो है 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो यह प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तुरंत जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल ये बता दिया था, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप लोगों ने यह जाना था, ये आपतित किरण होता है, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब होता है, और ये होता है आपतन बिंदु, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है उसको हम लोग आपतन कोण I से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग अपवर्तन कोण R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला, मतलब पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ठीक है। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला, पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक ही तल में होती हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु के, जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो इसके हम लोग इस तरफ जो है केवल देख पा रहे हैं, इस तरफ नहीं देख पा रहे हैं जब तक हम लोग इसको पलट के नहीं देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का दूसरा तल कहते हैं जिसके इस पार से उस पार डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं बिना पलट के देखे, ठीक है, बिना घुमा के देखे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी किरणें जो होती हैं या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसको हम लोग देख पाते हैं, मतलब कि क्योंकि वो दोनों माध्यम पारदर्शी होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है इसका कि प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग के लिए, ठीक है, किसी निश्चित रंग के लिए, किसी निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब दो निश्चित माध्यम हो या कोई भी निश्चित माध्यम हो, उनके पेयर के लिए जो है, उनके जैसे दो माध्यम है इनके जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण ये है इसकी ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण आर इसकी ज्या, ये दोनों का जो है अनुपात जो है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं।
मतलब क्या हुआ, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब दो निश्चित माध्यम है, दो फिक्स माध्यम है, ठीक है, उनके जोड़े के लिए, पेयर के लिए, ठीक है, मतलब दो माध्यम जब एक साथ में लेते हैं तो उन माध्यमों को जो है युग्म कहते हैं, ठीक है, पेयर कहते हैं। उनके लिए जो है आपतन कोण की साइन, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो है, इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक केस है, ठीक है, कि आई जो होता है, मतलब कि आपतन कोण, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 अंश से छोटा होगा। आई मतलब आपतन कोण जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब ये नहीं कि यहाँ से बिल्कुल 0 से जो है कोई किरण अपवर्तित हो रही है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई किरण जो है 90 अंश से जो है अपवर्तित हो रही है, ठीक है, ये दोनों केस नहीं होंगे, ठीक है। इस नियम को जो है ये मतलब साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट या स्थिरांक, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम समझ लिए हैं, ठीक है। अब आपका जो है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था माध्यम, ठीक है, माध्यम मीडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वादे के मुताबिक अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने माध्यम के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सघन माध्यम, ठीक है, और विरल माध्यम, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस माध्यम के अणु जो है, कण जो है नजदीक नजदीक होते हैं, मतलब घने होते हैं, उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम के अणु जो है दूर दूर होते हैं, उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। लेकिन हमारे अपवर्तन में, मतलब हम लोगों के प्रकाश का अपवर्तन जो है ये, इसमें जो है ये नहीं यूज होता है, इसमें ये वाला सघन या विरल यूज नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो सघन या विरल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल, ठीक है, प्रकाशीय विरल। जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ते हैं माध्यम, वो होते हैं प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल, ठीक है। वो आम सघन और विरल नहीं होते हैं, इनसे अलग होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो अलग कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो माध्यम प्रकाशीय सघन होते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन में, जो माध्यम प्रकाशीय सघन होते हैं, ठीक है, प्रकाशीय सघन होते हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि उनका जो है घनत्व या डेंसिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि घने होते हैं कण, इनके लिए प्रकाशीय सघन के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि उसका घनत्व जो है डेंसिटी, घनत्व जो है ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब जो हम लोग अपने अपवर्तन में पढ़ रहे हैं वो होता है प्रकाशीय सघन या प्रकाशीय विरल, ठीक है। और उनके लिए आम सघन या विरल की तरह ये जरूरी नहीं है कि उनका घनत्व जो है ज्यादा हो सघन के लिए, या विरल के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका घनत्व कम हो। इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाता हूँ, देखिए। उदाहरण ये है कि केरोसिन जो ऑयल होता है हम लोगों का, मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन, ठीक, और हम लोगों का वाटर, पानी, ठीक है। केरोसिन और पानी के बारे में बता रहे हैं। इसका केरोसिन का प्रकाशीय घनत्व जो है ज्यादा होता है, ठीक है, और पानी का प्रकाशीय घनत्व जो होता है ये कम होता है, ठीक है। प्रकाशीय घनत्व जिसके बारे में, प्रकाशीय सघन के बारे में बता रहा हूं मैं,
केरोसिन जो है ज़्यादा प्रकाशीय सघन माध्यम होता है और पानी जो है कम प्रकाशीय सघन माध्यम होता है। लेकिन भौतिक जीवन में डेंसिटी की बात अगर हम लोग करें, घनत्व की बात करें, जो हम लोगों ने आम सघन या विरल के बारे में बात की थी, ये आम सघन या आम विरल के बारे में, केरोसिन का घनत्व जो होता है ये होता है कम, ठीक है, और पानी का घनत्व जो होता है ये होता है ज्यादा, ठीक है। मतलब ये कि पानी का घनत्व जो होता है 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। और केरोसिन का घनत्व जो होता है वो होता है 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जबकि इसका प्रकाशीय सघन या जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो यही हम लोगों ने विरोधाभास देखा हम लोगों ने ये कि जो माध्यम प्रकाशीय सघन होता है उसका ये जरूरी नहीं है उसके लिए कि वो उसका घनत्व तो भी ज्यादा हो। देखिए आप लोग, जो माध्यम यहाँ पर प्रकाशीय सघन है उसका घनत्व तो कम है, ठीक है, और जो माध्यम यहाँ पर प्रकाशीय विरल है उसका घनत्व जो है ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम लोगों के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में प्रयोग होता है सघन या विरल, वो आम सघन या विरल नहीं होता है, वो होता है प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे सर कि ये प्रकाशीय सघन या प्रकाशीय विरल क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, प्रकाशीय सघन प्रकाशीय विरल क्या होता है। तो आप लोग ये ऐसे समझिए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जिस माध्यम का ज्यादा होता है वो होता है प्रकाशीय सघन, ठीक है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ठीक कम होता है, वो होता है प्रकाशीय विरल, ठीक है। तो आप अब ये कहेंगे कि सर ये अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर कि ये अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन में, क्या पढ़ा है, जैसे एक माध्यम है ये, ठीक, और ये माध्यम एक ये है, ये माध्यम दो है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है, ठीक है, दूसरे माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है। मतलब ये पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि वो अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है, अपना रास्ता जो है थोड़ा सा बदल लेती है, ठीक है, अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है। इसी दिशा परिवर्तन को, ठीक है, इसी दिशा परिवर्तन को, मतलब जो अपना रास्ता वो बदलती है, इसी दिशा परिवर्तन को या इसी के विस्तार को, ठीक है, इसी के विस्तार को जो है, इसी के विस्तार को जो है हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसी विस्तार को जो है हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये माध्यम के अपवर्तनांक के कारण ही होता है, ठीक? मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जितना ज्यादा अपने मार्ग से विचलित होती है वो माध्यम उतना ही ज्यादा प्रकाशीय सघन या विरल होता है, और जो माध्यम जितना प्रकाशीय सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, तथा जो माध्यम जितना प्रकाशीय विरल होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है, ठीक है। अपवर्तनांक के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है, ठीक।
अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, किस माध्यम में प्रकाश कितनी स्पीड से चलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गेंद हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग तो वायु में खड़े होते हैं, हवा में खड़े होते हैं, ठीक है। मतलब जमीन पर सब जगह पर हवा ही हवा होती है, ठीक है। तो अगर हम उस गेंद को किसी पानी के तालाब में फेंकते हैं फुल स्पीड में, जितनी स्पीड से हम लोग फेंक पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे वो गेंद पानी में प्रवेश करती है उसकी स्पीड अचानक से तुरंत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के प्रकाश के साथ होता है। जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तुरंत माध्यम की सघनता और विरलता के आधार पर जो है, प्रकाशीय सघनता और प्रकाशीय विरलता के आधार पर जो है प्रकाश की किरण की चाल कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये अभी पढ़ा है कि कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जो है अभिलंब से कितनी दूर चली जाती है या अभिलंब के कितने करीब आ जाती है, ये सब असलियत में जो है प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल की वजह से होता है, ठीक है। मतलब कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कोई वायु का माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होगी, और कोई जैसे वाटर है या पानी है उसमें प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच है तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होती है, ठीक है। मतलब कि प्रकाश की किरण का अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब की ओर झुकना जो है, ये हमेशा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की वजह से होता है, ठीक है। इसी को माध्यम की मतलब सघनता या विरलता को ही हम लोग माध्यम का जो है अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये जो है प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, निर्वात मतलब ये होता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ये होता है कि जहां पर कोई भी गैस ना हो, मतलब वायु भी ना हो या कोई भी गैस ना हो, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ये कितनी स्पीड होगी, बहुत स्पीड होगी, ठीक है। इतनी स्पीड से प्रकाश जो है निर्वात में चलती है, ठीक है। इतनी स्पीड से प्रकाश जो है निर्वात में चलती है, ठीक है। जो कि पृथ्वी पर किसी भी माध्यम से, जितने माध्यम हैं उन सभी माध्यम से सबसे तेज ये होती है, ठीक है। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात से थोड़ा सा कम होती है, बहुत हल्का सा, नाम मात्र का कम होती है। तो उसको हम लोग लगभग इसी के बराबर लेते हैं, ठीक ठीक है। लगभग इसी के बराबर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो मतलब कि जैसे कोई दो माध्यम है, जैसे ये वायु है और ये जो है वाटर है या पानी है, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों माध्यमों को युग्म में, ठीक है। युग्म मतलब इन दोनों माध्यमों के पेयर के लिए, मतलब जोड़े के लिए जो है अपवर्तनांक का मान जो होता है वो, ठीक है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी दो माध्यमों के जोड़े के लिए या पेयर के लिए या युग्म के लिए उन माध्यमों का अपवर्तनांक जो है उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। कि उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या, मान लीजिए, ठीक है, दो माध्यम है, ठीक है। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। ये कोई अभिलंब है, ठीक। तो यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से मान लीजिए विचलित हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए ये माध्यम एक है, ठीक है, और ये माध्यम दो है, ठीक है।
अब मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, ठीक है, प्रकाश की चाल v1 है, ठीक है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल जो है v2 है, ठीक है, चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल यह है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो है किसी भी चीज़ की स्पीड को या चाल को जो है v से प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर v से प्रदर्शित किया है, v1 और v2 से, ठीक है, v1 और v2 से इसीलिए मैंने प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है और प्रकाश की चाल माध्यम 2 में v2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है, इसको हम लोग जो है अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम लोग जो है n/1, मतलब हम लोग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, माध्यम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में। माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के, तो इसलिए n2 लिखा मैंने, ठीक है। अपवर्तनांक जो होता है वो होता है v1। अब यहाँ आप लोग याद रखेंगे माध्यम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, प्रकाश की चाल जो है माध्यम 1 की ले जा रही, ठीक है। देखिए माध्यम 2 की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग प्रकाश की चाल जो है माध्यम 1 का पहले रखते हैं, उसके बाद माध्यम 2 का, ठीक है, मतलब v1/v2, जहाँ जो है v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, n/1 बराबर हो जाएगा v1/v2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, उसको v1/v2 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसी प्रकार जो है माध्यम 1 का, अब यहाँ पर 1 का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n1/2। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिस माध्यम के बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे माध्यम 1 के बारे में बात करें, माध्यम 1 का, ठीक है, माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने n1 पहले लिखा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v2, ठीक है, यहाँ उल्टा हमेशा रहेगा, देखिए यहाँ हमेशा उल्टा रहेगा, मतलब दूसरे माध्यम की चाल पहले लिखे हैं और बात कर रहे हैं यहाँ हम लोग पहले माध्यम की, ठीक है। तो v2/v1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक। मतलब क्या होगा, n1/2 बराबर हो जाएगा v2/v1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सापेक्ष और दूसरा जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 माध्यम हैं, ठीक है, ये पहला
ये दूसरा माध्यम, ठीक है। तो जैसे दोनों माध्यम, अगर दोनों माध्यम पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी माध्यम वायु या निर्वात नहीं है, तो अगर ना, तो देखिए जब दोनों माध्यम में से कोई भी वायु या निर्वात ना हो, मतलब जैसे दो माध्यम दिए गए हैं तो दोनों में से ना तो कोई वायु हो या ना कोई निर्वात हो, कोई भी, मतलब उसके अलावा कोई भी कुछ भी हो। जैसे कांच हो पहला माध्यम, दूसरा जल हो, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों माध्यमों में से पहला माध्यम, ठीक है, जैसे पहला माध्यम वायु है, ठीक है, और दूसरा माध्यम जो है जल है, ठीक। तो जो है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष इसको भी कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक नया टर्म दे दिए हैं। हमेशा यही होता है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, लेकिन जब हम लोग पहले माध्यम को जो है वायु ले लेते हैं, ठीक है, या निर्वात ले लेते हैं, तो उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग N21 के नाम से ही जानते थे, लेकिन अब वन जो है, वन मतलब पहला माध्यम हम लोगों का अंडरस्टूड है, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि वायु है, इसलिए हम लोग इसको केवल N2 ही बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग बोलते हैं N21 क्योंकि इसमें दोनों माध्यम जो हैं अलग अलग हैं, मतलब कि वायु और निर्वात के अलावा दूसरे हैं दोनों, ठीक है। और इसमें जो है पहला माध्यम जो है वायु है, ठीक है, या निर्वात है, ठीक। मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कि जो है निरपेक्ष के लिए मैं बता रहा हूँ, सापेक्ष के लिए तो आप लोग जान ही गए हैं कि दोनों में से कोई भी माध्यम वायु या निर्वात के अलावा ना हो, कुछ भी हो तो वो सापेक्ष होता है। निरपेक्ष के लिए बता रहा हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए मान लीजिए पहला माध्यम जो है वायु है, ठीक है, और दूसरा माध्यम जो है वाटर है, जल है, ठीक है। दूसरा माध्यम मान लीजिए जल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे NW, ठीक है, NW का मतलब जो होता है वाटर, ठीक है, वाटर मतलब पानी। दूसरी जगह हम लोग एयर भी लिख सकते हैं, WA लिख सकते हैं, लेकिन ए जो है अंडरस्टूड है, पहले से ही हम लोग उसको जानते हैं कि वायु या निर्वात होगा, क्योंकि वायु और निर्वात में लगभग प्रकाश की चाल एक ही होती है, इसलिए अगर हम लोग केवल NW ही लिख देंगे तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जल का वायु के सापेक्ष या जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। इसको हम लोग जो है अंडरस्टूड पहले से ही जानते हैं, ठीक है। इसका लगभग 1.33 के आसपास आता है, ठीक है। जल का आप लोगों ने जाना है, मैंने अभी पहले बता दिया है, ठीक है, 1.33 आता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि ग्लास है या कांच है, ठीक है। अगर कांच है तो उसका हम लोग लिख लेंगे Ng, ग्लास को हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं तो Ng हो जाएगा यहाँ पर, और एयर या और कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है पहले से कि अगर केवल एक ही चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब जो है एयर ही होगा या निर्वात होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वायु है पहला माध्यम और दूसरा माध्यम यहाँ पर जो है ग्लास है, ठीक है।
ग्लास को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो है ये कांच का वायु के सापेक्ष है, ठीक है। और इसमें आप लोग हमेशा जानते हैं कि हमेशा जो है ये दूसरे माध्यम का लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे v1/v2, ठीक है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसा मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोग जो है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है समझ गए होंगे। अपवर्तनांक के बारे में आप लोग जो है पूरी तरीके से डिटेल से समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आप लोगों को ले लेता हूँ, आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल जो है c है, ठीक है। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल को वायु में प्रकाश की चाल को जो है c से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माना प्रकाश की चाल वायु में c है, ठीक है। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मान लीजिए c है, ठीक है। ये जरूरत नहीं है अभी, c है, ठीक है। और मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है। माध्यम जो है 2 है, ठीक है। माध्यम 2 है। माध्यम को हम लोग जो है m से प्रदर्शित, माध्यम मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम 2 है, ठीक है। तो उसमें प्रकाश की चाल जो है v है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, nm मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं। तो nm, क्योंकि हम लोग वायु के बारे में लिखेंगे नहीं तो, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, बराबर हो जाएगा c/v, मतलब कि प्रकाश की चाल वायु में बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इस तरीके से प्रदर्शित। हाँ, एक चीज और, निरपेक्ष अपवर्तनांक को जो है हम लोग केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक भी कहते हैं, केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही, ठीक है। तो अगर कहीं भी अपवर्तनांक लिखा है किसी भी चीज का, तो उसको आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे अपने आप से कि जिस माध्यम के बारे में लिखा गया है उस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। वायु के साथ में, मतलब उसका जो है, उसका पेयर जो है, उसका युग्म जो है वायु या निर्वात के साथ बना है, उसका जोड़ा जो है हवा या निर्वात के साथ बना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो दिल से लाइक करिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और ये जरूर सोचना पड़ता है कि आप लोगों को हम जो है कोई भी गलत जानकारी ना दें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और आने वाले सभी वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।